टू प्रिपरेशन फॉर एल्केन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमने अभी तक जो पढ़ा है वो 4 एल्केन के बनाने के मेथड्स हमने पढ़ा है अभी तक, और उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन वी कार्बोक्सिलीकरण। ये 5वां मेथड है एल्केन को बनाने का, और इसका डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का बाहर निकलना डी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। CO2 का बाहर निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, और 2 तरह से डी कार्बोक्सिलेशन किया जाता है। एक फ्रॉम सोडालाइन NaOH और CaO के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सोडालाइन कहते हैं, और इसमें दूसरा मेथड होता है फ्रॉम हीटिंग। केवल हीटिंग यानी केवल ताप से भी हम CO2 को रिमूवल कर सकते हैं और एक सोडालाइन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है फ्रॉम सोडालाइन से वी कार्बोक्सिलीकरण कैसे किया जाता है ये जरा समझते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये NaOH के साथ में रिएक्शन करके NaOH प्लस CaO के साथ में रिएक्शन करके यहाँ से CO2 को आउट करता है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, और CO2 निकल के ये R इस कार्बन या इस एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा और RH बना देगा प्लस CO2 बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जरा आप देखें ध्यान से कि ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले NaOH के साथ में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये OH माइनस डोनर है, ये H प्लस डोनर है, H2 बाहर हो गया और इसके O माइनस और Na प्लस सोडियम सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, तो उस केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन इस एल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाता है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे CO2 आउट हो रहा है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इधर से ये CO2 रिमूव कर रहा है, तो CO2 आउट हो गया। तो CO2 निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बच गया R माइनस और Na प्लस इधर था, तो R माइनस और Na प्लस इसके साथ में कनेक्ट हो रखा है। तो अब ये H2 से H प्लस लेकर के H2 इधर से ही मिला इसको, जो पहली स्टेप में निकला था, और H2 से H प्लस लेकर के RH बना देता है जो कि एल्केन है। ठीक है ना। एक सवाल आपके दिमाग में फिर से आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि H2 से कभी H प्लस और H माइनस में टूटता नहीं है, लेकिन ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि ये R माइनस की वजह से H2 ब्रेक हुआ है और R माइनस वहां से H प्लस को खींच के ला। ऐसा नहीं था कि H2 खुद से ही H प्लस और H माइनस में पहले से ब्रेक हो रखा था। ये H2 जो है R माइनस की वजह से ब्रेक होना पड़ रहा है इसको, और R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो H2 से H प्लस को खींचने में कामयाब होगा। ठीक है। तो इस तरह से एल्केन बनाते हैं। ओवरऑल आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि CO2 गायब करना है और कार्बन से सीधा हाइड्रोजन को चिपकाएगा। चलो इसकी कुछ की पॉइंट्स भी है कि इसमें जो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती जो है अभिक्रिया का, वो एक कार्बोनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, और ये एक नारा अपन ने शुरू से पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म से, टाइप ऑफ रिएक्शन। जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर इस एल्काइल ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे जो कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, -M -I कुछ इस तरह के ग्रुप, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है रिएजेंट। तो रिएजेंट में आपको पहले बता चुका हूं सोडालाइन है, NaOH प्लस CaO, इसको शॉर्ट फॉर्म में SL लिख दिया करेंगे। ठीक है ना। और मध्यवर्ती जो है वो कार्बोनाइन है, नेगेटिव है, कार्बोनाइन है, और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक -M और -I ऐसे ग्रुप होने की वजह से या इनकी उपस्थिति में जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे CH3COOH है। आपको मैंने बताया है कि जैसे ये CO2 निकलता है तो कार्बोनाइन एक इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे जो R है, इस R की जगह इस सवाल में CH3 है, तो जब ये CO2 रिमूव करेगा तो पहले CH3 माइनस बनेगा जो कि H2 से H प्लस लेके CH4 बना देगा। तो यहाँ पे बच जाएगा CH4 प्लस CO2 जो है वो आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। और इसमें CH3 माइनस एज ए इंटरमीडिएट बना है, मध्यवर्ती के तौर पे मिथाइल कार्बोनाइन यहाँ बना है, और यहाँ से भी CO2 गायब करके यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा जैसा कि इसमें यहाँ था। फिर ये H2 से H प्लस लेके इथेन का फॉर्मेशन कर देगा।
तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में बन जाएगा CO2, ये आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये CO2 आउट करके यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, H2 से H प्लस लेके यहाँ पे देखना आप जरा ध्यान से देखिए CH3 CH2 हो जाएगा, क्योंकि ये CO2 निकाल के हाइड्रोजन को यहाँ चिपका देना, तो CH2 और आगे CH3 है, तो क्या ये प्रोपेन बन गया। देखिए आप क्या ये CH3 CH2 CH3 बन गया और इसके साथ में CO2 आउट हो जाएगी। मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा कि इन तीनों रिएक्शंस में ऊपर जो तीन सवाल मैंने लिखे हैं, इन तीनों की रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने R1 R2 और R3 बोला है, तो आपका क्या विचार होगा रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R3? R1 R2 और R3 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री की केस में, 1 डिग्री की केस में, या मिथाइल कार्बोनाइल की केस में? तो मिथाइल कार्बोनाइल इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोनाइल एंड आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइल, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि CH3 का प्लस आई काम करता है और प्लस आई नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, जबकि उसमें कोई प्लस आई नहीं है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी अगर देखना हो तो 1 डिग्री का ज्यादा होता है, लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखना हो तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन काम करता है कार्बोकैटाइन में और वहां पे अल्फाइज काम आता है। तो यहाँ पे जो R1 है ये मिथाइल नेगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है। तो इसका जो करेक्ट रिलेशन बनेगा वो बनेगा R1 ज्यादा है और R3 जो है वो सबसे कम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर वाला। यहाँ से सोडा लाइम के साथ में हीटिंग किया है तो कितने मोल CO2 के गायब हो जाएंगे? 2 मोल CO2 के उड़ जाएंगे और 2 मोल CO2 के उड़ने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो क्या यहाँ इथेन का फॉर्मेशन हो गया, CH3 बन जाएंगे आप। तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस कितने मोल CO2 के आउट हो गए सर? 2 मोल CO2 के गायब हो गए। और इसीलिए अगर बेंजोइक एसिड लिया जाए और सोडालाइम से हीट करे तो यहाँ पे CO2 गायब होके बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, इट इज बेंजीन, ठीक है ना। चलो तो ये सवाल बताना जरा, यहां से CO2 गायब करके आपको क्या करना है, CH3 बना देना उसको, तो ये बन जाएगा CH3 और ये फ्लोरीन, ये इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3 और इधर क्या बच गया, NO2 बच गया। भाई करना क्या है आपको, बड़ा आसान है कि CO2 को उड़ाना, एक हाइड्रोजन इधर चिपकाना है, बड़ा सिंपल है। लेकिन R1 और R2 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आपके पास सवाल ऐसा होगा कि इन दोनों में वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया की दर बताइए, या किस में आसानी से वी कार्बोक्सिलीकरण होगा? तो आपका क्या विचार होगा, NO2 का -M ज्यादा होता है या फ्लोरीन का? अच्छा फ्लोरीन का तो आपको पता है कि -I काम करता है, ठीक है ना। लेकिन NO2 का -M बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग -M होने की वजह से, तगड़ा -M होने की वजह से नेगेटिव की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि R2 जो है उसका रेट ज्यादा होगा R1 से, ठीक है ना। सो प्रिपरेशन फॉर एल्केन को कंटिन्यू करते हैं। बनाने की विधियों में 6 नंबर की विधि है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, कि एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन अगर H2 के साथ में कोई कैटलिस्ट ले, कैटलिस्ट की फॉर्म में निकिल पैलेडिनम या प्लेटिनम का यूज किया जाता है। निकिल सबसे ज्यादा इसमें यूज किया जाता है क्योंकि ये कॉस्टली नहीं होता और ज्यादा इसमें लेना पड़ता अमाउंट में, बट प्लेटिनम वगैरह बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन कम मात्रा में ले तो भी काम हो जाता है उनके केस में, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं H2 से, तो यहाँ अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो एल्केन बनता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए कि जो दोनों हाइड्रोजन जाएंगे वो सेम मैनर में कनेक्ट होंगे, यानी सेम डायरेक्शन से H2 का एडिशन होगा, ठीक है, और इस तरह से एल्केन बन जाएगा। तो आप देखें एल्कीन, इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, मैकेनिज्म वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखोगे कि इसमें सिन एडिशन होता है तो काफी है, तो ये इंफॉर्मेशन ही पर्याप्त है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई एल्कीन है तो वो ये जो काम आते हैं ये पाउडर फॉर्म में ली जाते हैं, इनको याद करने का मैंने एक टेक्निक बनाया है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से याद करें, नहीं याद ही होगा ये तो एल्कीन की रिएक्शन जब H2 से कराते हैं तो इनको पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, तो ये पाउडर फॉर्म में यहाँ सरफेस एरिया पे आके चिपक जाता है जो एल्कीन है,
और जैसे आया तो उसके बाद में H2 आता है। अच्छा ध्यान रखिए सरफेस एक एल्कीन के एक हिस्से में एक तरफ सरफेस एरिया कवर हो चुका है, तो अब जो आएगा ऊपर से H2 का मोल आएगा, और जो H2 आएगा उसके केस में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे होगी वो ट्रांजिशन स्टेट? इस नए बॉन्ड का बनना, इस पुराने बॉन्ड का टूटना, इस नए बॉन्ड का बनना और इस पुराने बॉन्ड का टूटना। तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, उसके दौरान कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी 4 मेंबर की, जो अनस्टेबल होती है वो तुरंत ही यहाँ पे बन जाएगा एल्केन। ध्यान रखिए कि दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन से यहाँ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और ध्यान दें कि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही ये रिएक्शंस देते हैं, लेकिन एल्काइन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एल्कीन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका क्या रीजन है कि एल्काइन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है एल्कीन से ज्यादा है? क्योंकि जो एल्कीन है वो जल्दी सरफेस एरिया पे आएगा या एल्काइन जल्दी सरफेस एरिया पे आएगा। तो देखो जिसमें क्राउडिंग जितनी कम होती है, क्राउडिंग जितनी कम होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है। और आपको तो मालूम है कि अगर एल्काइन हुआ तो एल्काइन में जो कार्बन है वो जनरली sp हो जाते हैं, और sp के केस में लीनियर होने की वजह से क्राउडिंग कम हो जाती है और उसको सरफेस एरिया पे आने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एल्कीन के केस में ये कार्बन sp2 है और sp2 कार्बन को ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में होना पड़ेगा, 120 डिग्री का एंगल पकड़ना पड़ेगा, जिसके दौरान इस ग्रुप का यहाँ पे क्राउडिंग काम कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। एल्काइन के कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है उसकी बात करें तो एल्काइन फास्टर देन एल्कीन, ठीक है ना, ध्यान रखें इसको। तो अगर ये एक सवाल लिया है मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 निकल, क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों कार्बनों के पास में एक एक क्या कनेक्ट हो गया? हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा ब्यूटेन। भाई बड़ा कोई करना नहीं है, आपने डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, ठीक है। अब है एल्केन को बनाने के मेथड्स में नंबर 7 कि रिडक्शन बाय रेड P प्लस H, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में अगर किसी कंपाउंड को रिड्यूस करें, ये HI बड़ा ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हर एक फंक्शनल ग्रुप को एल्केन तक ले जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो यही है कि ये ऑलमोस्ट हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप को एल्केन तक ये रिड्यूस कर देता है। जैसे कि अगर कोई एल्कोहल है उसकी रिएक्शन रेड P प्लस HI से लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर होता है, तो एल्केन। अच्छा ध्यान दीजिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन का लॉस ना हो, ठीक है ना। मोनो जो मतलब फंक्शनल ग्रुप में या जो स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का आपको एल्केन बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा RH एल्केन, इट इज एल्केन, ठीक है ना। चलो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा RCH3। मतलब हाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सभी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन तक रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी RCH3 बन जाएगा और कार्बन का लॉस नहीं करना, ध्यान दें इस बात को। RH में भी देखिए RH बन जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा? RCH2R, ठीक है ना। तो रेड P प्लस HI से सभी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन तक रिड्यूस कर देते हैं। नंबर 8 का जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अपचयन से आप एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि कोई एल्काइल हैलाइड होगा और कौन कौन से रिडक्टेंट है। यहाँ कोई रिडक्टेंट हो सकता है जो ये अपचयन का प्रोसीजर करवाएगा और एल्केन में इसको अपचयित कर देगा। तो वो रिडक्टेंट यानी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? सोडियम इथेनॉल हो सकता है, वहां पे ZnHCl हो सकता है, यहाँ पे H2 निकिल हाइड्रोजनेशन वाला जो मेथड था वो हो सकता है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इनमें से किसी के साथ भी करवाएं तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एल्केन बन जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ में एक नेक्स्ट 2 रिएक्शंस है, क्लेमेंशन रिएक्शन और वॉल्फ-किस्लर रिएक्शन। तो क्लेमेंशन जो रिडक्शन है वो क्या है कि ये दोनों ही मेथड कीटोन को C डबल बॉन्ड O कीटोन को CH2 में कन्वर्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं, चाहे क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन हो चाहे वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन रिएक्शन। बस इनके रिएजेंट डिफरेंट है। जो क्लेमेंशन रिएक्शन है उसका रिएजेंट है ZnHgHCl, ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है,
और जो वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है वो है NH2 NH2 KOH OH माइनस, यानी बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ये लास्ट में पॉइंट है स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन को बनाने की कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है। जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर जल अपघटन किया जाए तो मीथेन बनता है, ठीक वैसे ही अगर बेरिलियम कार्बाइड का जल अपघटन करें तो भी मीथेन प्राप्त किया जाए।